स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रथम बायोलॉजी क्लासेस। तो हम क्लास 10th का एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। ओके, लाइफ प्रोसेस चैप्टर 6, तो उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, और देखते हैं कि आगे हमें कौन सा टॉपिक पढ़ना है। ओके, सो यहाँ हमें आज स्टार्ट करना है डेंटल कैरीज से। ओके, तो अगर हम इसे पढ़ें तो डेंटल कैरीज और टूथ डीके कॉज ग्रेजुअल सॉफ्टनिंग ऑफ इनामेल एंड डेंटाइन, यानी टूथ डीके दांतों का सड़ना। तो दांत क्यों खराब होते हैं, क्यों सड़ते हैं? क्योंकि जो इनामेल और डेंटाइन है वो धीरे धीरे सॉफ्ट होने लगते हैं, राइट? धीरे धीरे सॉफ्ट होने लगते हैं, कमज़ोर होने लगते हैं। तो ये सॉफ्ट और कमज़ोर क्यों होते हैं? तो सबसे पहली बात ये ध्यान रखना कि जो इनामेल है वो हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, राइट? हार्डेस्ट कहने का मतलब सबसे ज़्यादा हार्ड, कठोर। और ये अगर हम कहें तो ये बोन से भी ज़्यादा हार्ड होते हैं। It begins when bacteria acting on sugars produce acids that soften or demineralize the enamel। तो ये बात तब शुरू होती है कि जब कोई बैक्टीरिया वहाँ ग्रो करने लगता है दांतों के ऊपर और एसिड्स को प्रोड्यूस करता है, राइट? जिसके कारण कि जो इनामेल है हमारा वो सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाता है। मासेस ऑफ बैक्टीरिया सेल्स टुगेदर विद द फूड पार्टिकल्स स्टिक टू द टीथ, और धीरे धीरे बैक्टीरिया वहाँ चिपकने लगते हैं, फिर वहाँ पे फूड पार्टिकल्स भी होते हैं। तो जिसके कारण फ्रॉम डेंटल प्लेग, जिसके कारण क्या होता है? डेंटल प्लेग होता है। सलाइवा कैन नॉट रीच टू द टूथ सरफेस टू न्यूट्रलाइज द एसिड। सलाइवा वहाँ तक पहुँच नहीं पाता है ना, क्योंकि बैक्टीरिया उसे कवर किए हुए रहता है पूरा। तो क्योंकि वो उसे ठीक कर सके, एज प्लेग कवर्स द टीथ, ठीक है, क्योंकि प्लेग से वो टीथ पूरा कवर्ड होता है। ब्रशिंग द टीथ आफ्टर ईटिंग रिमूव्स द प्लेग बिफोर द बैक्टीरिया प्रोड्यूस एसिड्स, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि दांतों को कम से कम 2 बार तो ब्रश करना ही चाहिए, एक बार सुबह एक बार शाम, ठीक है। खाना खाने के बाद जरूर ब्रश करना चाहिए। क्यों? ताकि वहाँ पे कोई फूड पार्टिकल अगर कभी लगा रह जाए मान लो, तो उसे आप साफ करके निकाल दें, तो वहाँ पे बैक्टीरिया के ग्रो करने का चांसेस लगभग खत्म हो जाता है। If untreated, microorganisms may invade the pulp, causing inflammation and infection. ओके, अगर आप उसका इलाज सही से नहीं कराएंगे तो वो जो बैक्टीरिया है वो धीरे धीरे पल्प में एंटर करेगा, है ना, और धीरे धीरे वो क्या कॉज करेगा? इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन मतलब सूजन, और इन्फेक्शन, इन्फेक्शन मीन्स वो आपको बीमारी कॉज करेगा, राइट? अब अगर मैं आपको एक स्ट्रक्चर से दिखाने की कोशिश करूं कि दांत का स्ट्रक्चर बताऊं, तो ये देखो, ये है एक टीथ का स्ट्रक्चर, राइट? अब यहाँ पे ये जो आप अपर पोर्शन देख रहे हैं, ठीक है, दिस इज इनामेल। ओके, ये क्या है? इनामेल है। दिस इज डेंटाइन, ओके, एंड दिस इज योर पल्प कैविटी, ठीक है। तो यहाँ से इस अपर लेयर से आपका बैक्टीरिया ग्रो करना स्टार्ट करता है। अगर आप फिर भी टेक केयर नहीं करेंगे तो ये धीरे धीरे आपके पल्प कैविटी में एंटर करेगा और आपके पूरे दांत को क्या करेगा? खराब कर देगा, है ना। जैसे कि आप क्या कर रहे हैं? डेंटल प्लेग कर रहे हैं। ओके, फाइन। तो आगे बढ़ते हैं। देखो, अब ये क्वेश्चंस आ गए, ठीक है। इन क्वेश्चन पे थोड़ा गौर फरमा लें। क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन? ये आप बता सकते हैं। वेयर डू प्लांट्स गेट ईच ऑफ द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस के लिए जो रॉ मटेरियल्स चाहिए प्लांट को वो कहाँ से मिलते हैं? ये भी आप बता सकते हैं। What is the role of the acid in our stomach? ये कल ही मैंने बताया है, ये भी आप बता सकते हैं। What is the function of digestive enzymes? Digestive enzymes के क्या काम होते हैं, ठीक है, ये भी कल मैंने बताया है, ये भी आप ढूंढ सकते हैं। How is the small intestine designed to absorb digested food? तो small intestine में कैसे डिज़ाइन किया गया है, क्या क्या उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में स्ट्रक्चर्स हैं जो कि डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं? तो ये भी आप बता सकते हैं। आई एम श्योर आप इन सारे सवालों का जवाब दे सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर पूछें, ठीक है, नेवर हेजिटेट, ठीक है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में टाइप करके आप अपना क्वेश्चन पूछें, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। सो
We have discussed nutrition in organism in the last section. The food material taken in during the process of nutrition is used in cells to provide energy for various life processes. तो डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू जो भी न्यूट्रिशन सेल्स ले रहे हैं उसे वो वेरियस लाइफ प्रोसेसेस को मेंटेन करने के लिए जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट है उसे वो फुलफिल कर रहे हैं. डाइवर्स ऑर्गेनिज्म डू दिस इन डिफरेंट वेज. ठीक है, अलग अलग तरीके और तरह के ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीके से इस काम को करते हैं. सम यूज ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज कंप्लीटली इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. अब देखो यहाँ ध्यान से समझना, कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं वो ऑक्सीजन का यूज करते हैं टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज कंप्लीटली इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. तो ऑक्सीजन का यूज करके आप ग्लूकोज को किस कंपोनेंट में ब्रेक डाउन कर रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में. सम यूज अदर पाथवेज दैट डू नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीजन. ठीक है, तो कुछ ऐसे भी पाथवेज हैं, मतलब रास्ते हैं जहां की हम ऑक्सीजन का यूज किए बिना ही ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर सकते हैं. इन ऑल केसेस द फर्स्ट स्टेप इज the breakdown of glucose, a 6 carbon molecule, into a 3 carbon molecule called pyruvate. ठीक है, इसे नोट डाउन कर लो कि फर्स्ट स्टेप में क्या है कि हम ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर रहे हैं. ग्लूकोज एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, ठीक है, और उसको किस में ब्रेक कर रहे हैं, 3 कार्बन मॉलिक्यूल, जिसे हम क्या कह रहे हैं, पाइरूवेट कह रहे हैं. ओके, दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म. अब ये जो ब्रेकडाउन का प्रोसेस है ये होता कहाँ है, तो साइटोप्लाज्म में होता है. साइटोप्लाज्म आप सभी को मालूम है, दिस इज सेल, दिस इज न्यूक्लियस. ठीक है, तो ये जो स्पेस बच गया, ठीक है, इनसाइड द सेल, दिस इज साइटोप्लाज्म. तो यहाँ पे आपके ग्लूकोज के ब्रेकडाउन का प्रोसेस होता है. फर्दर द पायरुवेट में बी कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड. और आगे चल के ये जो पायरुवेट है ये किस में कन्वर्ट होता है, तो इथेनॉल में कन्वर्ट होता है और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है. दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन ईस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन. और ये प्रोसेस जो है ये ईस्ट में भी होता है. ठीक है, कब, जब फर्मेंटेशन होता है. ठीक है, फर्मेंटेशन मतलब किसी भी चीज का सड़ना. ठीक है, सिंस दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो फर्मेंटेशन कब होता है, इन द एब्सेंस ऑफ एयर या ऑक्सीजन. इट इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन. ठीक है, तो इसे हम कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन. ठीक है, तो देखो रेस्पिरेशन का 2 टाइप बताया गया, मतलब ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड मटेरियल और ग्लूकोज कंप्लीटली. तो अब ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी हो सकता है या ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी हो सकता है. अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है तो उसे हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं. ठीक है, और ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है तो उसे एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं. ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट यूजिंग ऑक्सीजन टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया. तो पायरुवेट का ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो ब्रेकडाउन है वो कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है. ओके, this process breaks up the 3 carbon pyruvate molecule to give 3 molecules of carbon dioxide. अब इस प्रोसेस में क्या होगा कि 3 कार्बन पायरुवेट मॉलिक्यूल, ठीक है, पायरुवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल हो गया. अब ये ब्रेक डाउन होगा टू गिव 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. वो ब्रेक डाउन होकर 3 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा. द अदर प्रोडक्ट इज वाटर. ठीक है, उसके अलावा और क्या बनेगा, तो वाटर बनेगा. सिंस दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर ऑक्सीजन. तो ये याद रखना है कि ये प्रोसेस कब हो रहा है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. इट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन. ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन. द रिलीज ऑफ एनर्जी इन दिस एरोबिक प्रोसेस इज लॉट ग्रेटर देन इन द एनारोबिक प्रोसेस. ठीक है, इस लाइन को नोट कर लो कि एरोबिक रेस्पिरेशन में जो एनर्जी रिलीज होता है वो एनारोबिक प्रोसेस के कंपैरिजन में काफी ज्यादा होता है. समटाइम्स व्हेन देयर इज अ लैक ऑफ ऑक्सीजन इन आवर मसल्स अनदर पाथवे फॉर ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट इज टेकन. कभी कभी अगर ऑक्सीजन नहीं भी मिलता है तो फिर हमारे बॉडी में दूसरा भी एक पाथवे है जिसके थ्रू ये काम होता है. Here the pyruvate is converted into lactic acid which is also a 3 carbon molecule. तो उसमें क्या होता है कि पायरुवेट जो है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है जो कि एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल है. दिस बिल्डअप ऑफ लैक्टिक एसिड इन आवर मसल्स ड्यूरिंग सडन एक्टिविटी कॉजेस क्रैम्प. ठीक है, अब ये अगर अचानक से अगर बनने लगे ये लैक्टिक एसिड
अचानक से अगर बनने लगे तो हमारे मसल्स में क्या होता है, क्रैम्प आ जाता है, ठीक है, खिंचाव आ जाता है, ठीक है। तो ये जो फिगर यहाँ बताया हुआ है, ठीक है, इसे आप लोग प्रैक्टिस करना। देखो इसमें बताया हुआ है कि ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, ओके। अब साइटोप्लाज्म में क्या हो रहा है कि ये ग्लूकोज पायरूवेट में कन्वर्ट हो जा रहा है, राइट। अच्छा, अब ये पायरूवेट जो कार्बन डाइऑक्साइड में टूटेगा, ये दो तरह से टूट सकता है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, राइट, हमारे बॉडी में, या इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। इसके अलावा भी ईस्ट में इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। तो ईस्ट में ये क्या बनाता है, इथेनॉल बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस एनर्जी, ओके। अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें तो देखो यहाँ पे क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा प्लस वाटर और ये एनर्जी जो कि यूज किया जाएगा। और अगर हमारी ही बॉडी में अगर ऑक्सीजन के एब्सेंस में होना है तो क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड बनेगा प्लस एनर्जी बनेगा, ओके। तो इसे आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। Fine. The energy released during cellular respiration is immediately used to synthesize a molecule called ATP. अब ये जो एनर्जी रिलीज हो रहा है ड्यूरिंग द सेलुलर रेस्पिरेशन, इसका यूज करके कौन सा मॉलिक्यूल बनेगा, ATP बनेगा, ठीक है। इसे मार्क कर लेना, क्या बनेगा, ATP बनेगा, विच इज यूज टू फ्यूल ऑल अदर एक्टिविटीज इन द सेल, जिसके कारण सेल के जो और भी कई एक्टिविटीज हैं उसमें उसका यूज होगा। इन दीज प्रोसेसेस ATP is broken down, giving rise to a fixed amount of energy which can drive the endothermic reaction taking place in the cell, ठीक है। अब इसी ATP का यूज करके, ठीक है, बॉडी में या सेल में जो अलग अलग तरह के रिएक्शन हैं वो परफॉर्म होंगे, ओके। अब देखो ATP के बारे में बताया, ठीक है, इसे जरा एक बार हम लोग देख लेते हैं। ATP is the energy currency of the most cellular processes, ठीक है। ATP आप लोग मालूम है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। The energy released during the process of respiration is used to make an ATP molecule from ADP and inorganic phosphate, ठीक है। तो ADP, ठीक है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में जब एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अटैच होता है, ठीक है, तो ये क्या बनाता है, ATP बनाता है, ठीक है। और फाइनली ये कन्वर्ट होता है किसमें, ATP में, ठीक है। तो देखो ये मिलके क्या बनाया, ATP बनाया, ठीक है। और जब ये ब्रेक डाउन होगा, जब ये ATP ब्रेक डाउन होगा तो इसमें से ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जब डिटैच होगा तब आपका एनर्जी इसमें से निकलेगा। एंडोथर्मिक प्रोसेसेस इन द सेल देन यूज दिस ATP टू डिराइव द रिएक्शन, ठीक है। तो जितने भी एंडोथर्मिक प्रोसेसेस हैं उसमें इस ATP का यूज होगा और उससे एनर्जी लिया जाएगा। When the terminal phosphate linkage in ATP is broken down using water, the energy is equivalent to 30.5 kilojoule molecule is released. ये आप जो डेटा है ये याद रखना कि एक ATP ब्रेक डाउन होता है तो कितना मॉलिक्यूल एनर्जी निकलता है। Think of how a battery can provide energy for many different kinds of uses. It can be used to obtain mechanical energy, light energy, electrical energy, and so on. Similarly, ATP can be used in the cells for the contraction of muscles, protein synthesis, conduction of nervous impulse and many other activities. तो कहने का मतलब कि जिस तरह एक बैटरी को आप अलग अलग पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, उसी तरह ATP को भी आपके बॉडी में जितने भी अलग अलग तरह के फंक्शंस हैं, रिएक्शंस हैं, उसको परफॉर्म करने के लिए ATP का यूज होता है, ठीक है। तो गाइज आज के लिए इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट हम फिर आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। Thank you so much. God bless you all.